हाय एवरीवन, ये क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ सीरीज की पहली क्लास है। इस पूरी सीरीज में हम क्लास 11th की मैथ्स को थॉरली कवर करेंगे। सबसे पहले हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड एनसीईआरटी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये पूरी सीरीज जो है वो मैथ्स की एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी, जिसमें हम क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसका इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इसमें सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज बढ़ेंगे और लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास को। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम कवर कर रहे होंगे वो सेट्स होंगे। सेट चैप्टर को हम पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें मेंशन्ड है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब होता है? तो हमने सेट की जो डेफिनेशन देखी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, अब ये दो हाईलाइटेड वर्ड्स आप देखिएगा, कलेक्शन एंड देन वेल डिफाइंड। ओके, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक तो ये कलेक्शन है और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका वेल डिफाइंड। ठीक, इन दो वर्ड्स पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कलेक्शन वर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलेक्शन की। तो लगभग आप सभी ने अभी तक किसी ना किसी चीज का कलेक्शन किया ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये कर सकते हो कि कॉइन्स का कलेक्शन। ठीक है, आपने मान लेते हैं कॉइन्स का कलेक्शन किया, या फिर आप देख सकते हो, तो कलेक्शन में आप ये देख सकते हो कि सपोज आपने कॉइन्स का कलेक्शन किया है, या फिर आप ये देख सकते हो कि अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें क्रिकेट टीम का कलेक्शन। ठीक है, या फिर आपके यहाँ कोई फंक्शन है उसमें गेस्ट का कलेक्शन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्शंस ही एक तरीके से हैं। लेकिन आपका जो सेट है ना, वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो अभी तो ये सब क्या है, ये सब है कलेक्शंस, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? इट मींस that you have to set a particular criteria that which object can belongs to the collection। ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया सेट करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे किसी कलेक्शन का पार्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने ये जो सेकंड एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने देखा कि कलेक्शन क्रिकेट टीम का कलेक्शन जो है वर्ल्ड कप में। ठीक है, क्रिकेट कई सारी क्रिकेट टीम्स हैं, उनका कलेक्शन है। ठीक है, वर्ल्ड कप में। लेकिन आपने ये कह दिया कि अब वर्ल्ड कप में क्या होगा ना, कि आपकी जो टॉप 8 टीम्स होंगी, ठीक है, क्या होगा, आपका टॉप 8 टीम्स ही जो होंगी, टॉप 8 टीम्स ही जो है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगी। तो अब आपने क्या कर दिया ना, अब आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया है। ठीक है, वैसे तो क्रिकेट टीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, अब आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि सिर्फ जो टॉप 8 टीम्स होंगी ना, सिर्फ वही वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, गेस्ट के लिए भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई सिर्फ वही गेस्ट जो है आएंगे जिनको आपने क्या किया होगा, जिनको आपने इनवाइट किया होगा। ठीक है, जिनको आपने इनवाइट किया होगा, या फिर जिनको आपने क्या किया होगा, इनविटेशन कार्ड सेंड किया होगा। ठीक है, तो सिर्फ वही गेस्ट ही आएंगे। कई बार होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ गेस्ट हमारे यहाँ आए। ठीक है, तो तो आपने क्या कर दिया, बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई जिनको इनविटेशन कार्ड मिला है सिर्फ वही हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे। तो और या फिर आपने सेकंड एग्जांपल में आपने सेट कर दिया कि टॉप 8 टीम्स ही क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगी। पहले में आप कोई क्राइटेरिया सेट करते हो कि आप सिर्फ उन्हीं कॉइन का कलेक्शन करोगे जो जो है, अगर आप बहुत रिच फैमिली से हो तो आपने
गोल्ड के कॉइन्स का कलेक्शन किया हुआ है, तो आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि सिर्फ उन्हीं कॉइन्स का आप कलेक्शन करोगे जो भाई गोल्ड के बने होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, अब आपने क्या कर दिया, एक इनको वेल डिफाइन, इनको एक डिफाइन कर दिया आपने, इनकी एक डिफिनीशन दे दी आपने ऑब्जेक्ट्स की। तो अब ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि मतलब वेल डिफाइंड, अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिनकी डिफिनीशन जो होगी या जिनके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि भाई आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है टॉप 8 टीम वाला, और आपसे पूछा गया कि अब कौन सी 8 टीमें हैं जो क्रिकेट टीम्स में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगी, तो आपका कोई आंसर होगा उन पर्टिकुलर 8 टीम का, ठीक है। अब आपके फ्रेंड से पूछा जाएगा ना कि कौन सी टीम्स हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपका जो आंसर होगा और जो आपके फ्रेंड का जो आंसर होगा वो दोनों मैच करेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है ना वो सबके लिए मतलब वो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से जो इंटरनेशनल रैंकिंग होगी वो अलग हो जाएगी और आपके फ्रेंड के हिसाब से इंटरनेशनल रैंकिंग अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो भी एक तरीके से पर्टिकुलर हो गए हैं, ठीक। वही ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से उस कलेक्शन का पार्ट होंगे, वही वही सेम ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से भी उस कलेक्शन का पार्ट होंगे, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन आपका कलेक्शन वेरी नहीं करेगा कभी भी। इसको हम और डिटेल में आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 को देखते हैं, बाकी हम पहले एग्जांपल को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये इतने ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जो क्या है, लेस देन 10 है। अब जिनको भी मैथ्स आती होगी ना, जैसे आपको, आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, या कोई भी XYZ पर्सन इस पूरे वर्ल्ड में जिनको भी मैथ्स आती होगी, उनको अगर आप पूछोगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 आप बता दो, तो वो हमेशा आपको यही बताएंगे। हर एक इंसान का जवाब, जिसको भी इसके बारे में पता होगा, उसका आंसर 1, 3, 5, 7 और 9 ही होगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आंसर है ना ये कभी वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इसमें बहुत फेमस जो नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, ठीक है, गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा यमुना, ठीक। तो इसमें क्या है कि आपने क्या किया है, जितनी भी नदियां हैं इंडिया में उन सभी का आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से भारत में कोई और नदी बह रही है या आपके फ्रेंड के हिसाब से भारत में कोई और नदी बह रही। आपको क्या करना है ना, जितनी भी XYZ नदी है इंडिया में जो बह रही है, जिनका फ्लो हो रहा है, जो रिवर्स है इंडिया में, उनका आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो। तो ये भी कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन कभी भी वेरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरी अगर हम चौथी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो A, E, I, O, U, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वॉवेल्स जो हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, ठीक है। अब ये भी फिक्स ही है, ये भी फिक्स है, जिसको भी इंग्लिश आती है, जिसको भी वॉवेल के बारे में पता है, वो आपको यही आंसर देगा कि हाँ भाई इंग्लिश अल्फाबेट में यही 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो इसका भी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर हम पहले एग्जाम्पल को देखेंगे ना तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको कलेक्शन तो करना है, किसका करना है, 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन, ठीक है, मतलब जो बहुत फेमस मैथमेटिशियंस हो ना उनका आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है, ठीक बात है। अब मान लेते हैं कि आपने 5 मैथमेटिशियन के कलेक्शन कर लिए, A, B, C, D और फिर आपने E कर लिया, ठीक है। आपने ये 5 मैथमेटिशियंस के कलेक्शन कर लिए।
फिर आपने अपने फ्रेंड को पूछा, आपके फ्रेंड ने बोला नहीं भाई मुझे तो ये ए वाला पसंद नहीं है, मेरे हिसाब से जो कलेक्शंस होंगे वो होंगे बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर आपने अपने किसी तीसरे फ्रेंड से पूछा, उसने कहा नहीं मुझे ये दोनों पसंद नहीं है, उसने जो है एक्स वाई जेड ए और बी ये कलेक्शन दे दिए। तो अब आप ये देख रहे हो कि आपका क्या है ना, यहाँ पे ये जो कलेक्शन हो रहे हैं ना, ये क्या हो रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। आपसे पूछा गया, आपने इन 5 मैथमेटिशियन का नाम दिया, आपके फ्रेंड ने इन 5 मैथमेटिशियन का नाम दिया, और आपके किसी तीसरे फ्रेंड ने इन 5 मैथमेटिशियंस का नाम दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखा था, आपने सिर्फ ये बता दिया था कि फेमस या रिनोन्ड मैथमेटिशियन का ही कलेक्शन होना चाहिए, आपने कोई और क्राइटेरिया सेट किया ही नहीं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके हिसाब से कोई और फेमस हो सकता है, किसी और इंसान के हिसाब से कोई और फेमस हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो वो कलेक्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी कलेक्शन जिसका आंसर, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, वही कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा। अगर आपने कोई ऐसा कलेक्शन दिया जिसका आंसर, आप बस ऐसे चेक कर दो कि आपने जैसे इसमें नाम बताए, ठीक है, आपने कोई नाम बताया, आपके फ्रेंड ने कोई नाम बताया, वो अलग हो गया, जैसे ही दूसरे पर्सन के हिसाब से इसका आंसर अलग हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो सेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का सिंपल सीधा मतलब ये हो गया कि आपका जो भी आंसर है और जो किसी भी इंसान का उस पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए जो आंसर होगा वो कभी भी वेरी नहीं कर सकता, तभी और सिर्फ तभी वो सेट कहलाएगा। तो आई थिंक सेट की डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको, आप में से किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट अपना पोस्ट कर सकते हो। अब ये क्या है, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं, ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी की ही बुक से लिए गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल सकती हैं, मिलेंगी ही मिलेंगी, बस उनको बहुत अच्छे से मैंने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, जो एलिमेंट है और जो मेंबर है, ठीक है, ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म। मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई एक सेट लिखा है, ठीक है, सेट में मान लेते हैं आपने 5 ऑब्जेक्ट के कलेक्शन दिए हैं, तो हम ये जो कलेक्शन है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी लिखा रहे ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर कहीं भी लिखा है आपका एलिमेंट, या फिर कहीं भी लिखा हुआ है मेंबर ऑफ सेट, ठीक है, मेंबर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है कि जो सेट्स होते हैं ना उनको नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर ये चीजें अभी नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई सेट है जिसका नाम है ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू, इसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको शो करना रहता है, और इसमें एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, मान लेते हैं ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप ये जो है वो सेट का नेम है, तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी। तो आप कभी भी अगर सेट को डिफाइन कर रहे हो तो जो सेट का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आप मेंशन कर रहे हो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से ही मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट बोलते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तीनों एक ही चीज होती है। सेट के नाम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको आपको स्मॉल लेटर से ही डिनोट करना है। अब इस पॉइंट का मतलब है, इस पॉइंट को अगर हम रीड करते हैं, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए से। और ये जो ग्रीक सिंबल है, ठीक है, एक ग्रीक सिंबल आपको हमेशा मिलेगा इसमें, ठीक है, जब भी आप सेट पढ़ते आओगे, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो हम ये कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, और इसको मैं अभी आगे और एलेबोरेट करूंगा। और अगर बी जो है वो एलिमेंट नहीं है सेट ए का, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। सपोज आपके पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, और उसके ये सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो आप ये देख पा रहे हो कि इस सेट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, ए, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो ए जो है वो सेट ए के अंदर है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर है। किस पर्टिकुलर सेट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर, ठीक है। तो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, इसका मतलब ये है। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ, ये जो ए है ना वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है। इसी तरीके से आप ये लिख सकते हो कि जो सी है वो बिलोंग करता है सेट ए को, जो डी एलिमेंट है आपका वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक। अब ये तो हो गया, 2 और एलिमेंट है, लेकिन मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ। ये तो हो गया उन एलिमेंट के लिए जो बिलोंग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको पूछा कि बी के बारे में आप बताओ, तो आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे ए, सी, डी, ई और एफ है। बी आपका इस कहीं भी सेट में आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। बी जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, यानी बी जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो बिलोंग के लिए हम साइन लिखते हैं सिर्फ एप्सिलॉन। और अगर कोई एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे बी है, अगर ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए को, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी जो है वो बिलोंग नहीं करता है ए को। तो आई गेस आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, इस पूरे लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो 2 मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं जिनके तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको लिखा हुआ है इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर listed the elements are being separated by commas and are enclosed within the braces, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यही अभी तक हम एग्जांपल में भी हमने नॉर्मली रोस्टर फॉर्म को ही पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, और इस सेट का नाम हमने दे दिया क्या, ए, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, उनकी एक एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, मतलब उनकी एक लिस्ट बनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बना दी, ठीक है। एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे, कॉमास से सेपरेट होंगे। यहाँ पे हमने देखिए हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगाया है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि ये ब्रेसेस के अंदर क्लोज रहेंगे, ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सारे एलिमेंट्स को क्या किया है, पुट कर दिया है, ठीक। तो एक बार फिर से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई सेट है ए,
इसको सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो करली ब्रेसेस से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। इसमें मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे ई, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम अपना तीसरा एलिमेंट लिखेंगे आई, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम अपना अगला एलिमेंट लिखेंगे, फिर हम अपना कॉमा लगा करके फिर हम अपना एलिमेंट लिखेंगे। मान लेते हैं यू हमारा जो है वो लास्ट एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा करके इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें ये जो पहला एग्जांपल है इसमें क्या है कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या है आपके लेस देन 7 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी। पहली चीज तो ये कि इंटीजर जो है वो इवन होना चाहिए और वो लेस देन 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेट है, क्योंकि एक क्राइटेरिया एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते ना तो भी वो एक कलेक्शन ही था, ठीक है, हर कोई उसका आंसर एक ही देता, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल देता सिर्फ और सिर्फ ये बोल देता कि आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीजर्स का ही कलेक्शन करना है, तो अब ये सेट नहीं रह जाता, क्योंकि हर कोई इंसान अलग अलग इंटीजर का कलेक्शन दे सकता था, ठीक है। अब इसमें बोला है कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इवन 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, और आपको क्या करना है, आपको लेस देन 7 ही रहना है, 7 के ऊपर आपको जाना नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको जो लिखा गया है देखो, सबसे पहले करली ब्रेसेस लगाया गया है, फिर आपने पहला एलिमेंट लिखा, फिर इसमें क्या है कॉमा लगाया गया है, फिर दूसरा एलिमेंट है उसके बाद कॉमा लगा है, और फिर ये तीसरा एलिमेंट लिखा, उसके बाद आपने क्या किया है करली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर दिया है। इसी तरीके से ये दोनों भी एग्जांपल्स हैं, इसमें कोई भी मतलब डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है। अब हम सेट बिल्डर के फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली ना लिख करके एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जिनसे वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिंक होते हैं। जैसे देखिए आपने क्या किया ना, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल आपने लिखा कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये है क्या बेसिकली, ये बेसिकली है आपका वॉवेल, ठीक है। वॉवेल्स हैं ये सारे के सारे, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का ये कलेक्शन है, ठीक है। तो ये तो क्या था आपका, ये आपका रोस्टर फॉर्म था, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की हमको हमें लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख देते हैं और करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाते हैं और इसमें करली ब्रेसेस से बंद कर सकते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को डायरेक्टली कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखेंगे, जो वो प्रॉपर्टी जो उन सारे के सारे एलिमेंट्स को लिंक कर रही होगी, ठीक है। जैसे अगर हम पहले इस वाले को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, अब आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स और फिर कॉलन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप बस अभी पहले इतना देखो कि वॉवेल, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट यही है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं x इज सच डेट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं x इज सच डेट, ठीक है। इस पूरे को यहां से लेकर के यहां तक, बस इस कॉलन तक हम क्या पढ़ते हैं, x इज सच डेट, आगे फिर हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, x इज सच डेट, अभी हम सिर्फ कॉलन तक पहुंचे हैं, ठीक है। x इज सच डेट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो हमने एक सेट का नाम लिखा है v, उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, उसके अंदर x आएगा, ठीक है। अब इस x की डिफिनीशन क्या दी गई है आपको, x की डिफिनीशन ये है कि x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो x जो है वो क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ, ठीक है, ओ यू, ठीक।
ये सारे के सारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो जो हमारा सेट का नाम था ना वी, उसके अंदर एलिमेंट कौन सा था, एक्स था। एक्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्स जो है वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने इन सारे एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसमें आते हैं, तो x इज सच डेट, ठीक है, x इज सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारा कोई सेट है a, ठीक है, हमारा कोई सेट है a, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, तुम्हारा x है, ठीक है, x है। अब इस x की आपको क्या देखनी है, डेफिनेशन देखनी है। x क्या है, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, पहली चीज। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी होगी और 10 से आपकी छोटी होगी। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं इसके अंदर, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9, ठीक है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट था वो x था। x की प्रॉपर्टी आपको ये मेंशन थी 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेसिकली आपको ए के अंदर क्या लिखना है, ए के अंदर आपको लिख देना है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। आई होप कि आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट को डायरेक्टली हम लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है। दोनों में ही हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही सब कुछ लिख रहे होंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मली हमेशा मिलेंगे कि आपको रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना है और सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है रोस्टर में, या फिर सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है सेट बिल्डर में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा आगे आने वाली एक्सरसाइज में मिलेंगे और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी, मतलब इसके चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम में भी नॉर्मली पूछे ही जाएंगे। So make sure you have no doubt in these two topics. If you have any doubt, you can surely comment in the comment section. Okay. तो अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है कि इसमें लिखा हुआ है राइट द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट आपको लिखना है और ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई गेस कि आप इसके रूट्स निकाल सकते होंगे। अगर आप इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो होता है आपका स्प्लिट मेथड होता है जिसमें आप फैक्टर्स को स्प्लिट करते हो, दूसरा होता है आपका श्रीधराचार्य मेथड जिसमें आपको माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से भी आप x की वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे जब आप x की वैल्यूज को निकालोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो x की वैल्यू 1 आएगी, दूसरी x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ रही है -1 और -2। तो अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको क्या लिखना है, x मान लेते हैं कि ये सेट का नाम है x, सॉरी इसको आप कैपिटल लेटर से हमेशा आपको लिखना है। तो मान लेते हैं कि आपने एक सेट का नाम दिया है कैपिटल X और आपको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है। पहला एलिमेंट है आपका 1, दूसरा एलिमेंट है -2, ठीक है, कॉमा से आपको सेपरेट करना है और फिर आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगा देना है, ठीक है। इसमें आप 1 और -2 को आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके सेट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, कर्ली ब्रेसेस से सेट स्टार्ट हो, कर्ली ब्रेसेस से सेट एंड हो, जो भी एलिमेंट होंगे उनके बीच में कॉमा लगा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है आपका कि राइट द सेट, ठीक है, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ये एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी ये आपका x, ये एक्स स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के ही हैं। इसमें क्या मेंशन है
ये अब आप ये देख रहे होगे कि आप ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, ये इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी लिखी गई है एक्स की, ठीक है। और तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है आपका, ठीक है। ये जो है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 है, ठीक है। और आपको ये मेंशन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर हम इसको हटा दें, अभी हम सिर्फ ये इस पे ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है तुम्हारा, लेस देन 40 है। आप क्या करो, तो अगर आपको इसके लिए लिखना है एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। राइट द सेट एक्स इज सच दैट, ठीक है। तो सेट का नाम मान लेते हैं, अगर आपका बी जो है वो सेट का नाम है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो क्या है तुम्हारा, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा होता ना, एक्स स्क्वायर इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तब आपको यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू लिखनी पड़ती और वो सारे स्क्वायर जो कि 40 से कम होते, ठीक है, तब आपको ऐसे मेंशन करना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि आपको x ही मेंशन है, तो इसलिए आपको x की वैल्यू से ही मतलब इस सेट को बिल्ड करना होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, पहली चीज तो ये कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 दिया था आपका, तो इन सभी नंबर का अगर आप मान लेते हैं, अगर ये सारी की सारी x की वैल्यूज हैं, तो आप -6 का अगर स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 36 इज लेस देन 40। फिर अगर आप -5 का स्क्वायर करोगे तो वो 25 आएगा, 25 इज ऑल्सो लेस देन 40। इसी तरीके से आप अगर यहां से लेकर के इस -6 से लेकर के इस 6 तक अगर आप जा रहे हो, तो इनका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो वो स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 40 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये मेंशन होता कि x इज सच दैट, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर ना दिया होता, ठीक है, तो फिर आपका आंसर ये पूरा का पूरा हो जाता, ठीक। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को मेंशन कर दिया, आपकी ये जीरो से लेकर के, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो यहां से लेकर के ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और आप जो है वो इसके साथ लेफ्ट हो जाओगे, ठीक है। 1 to 6 इज योर आंसर नाउ, ठीक है। इन सभी का स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होगा और यही आपके आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट का आंसर आएगा वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होकर के आपके सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स आएंगे ना वो 1 to 6 आएंगे, ठीक है। माइनस वाले कोई भी एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक। अब आपको क्या बोला है, तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है ना, आपको एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट है, कर्ली ब्रेसेस से एंड है, और सारे के सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया गया है, ठीक है। कॉमा से, तो मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये एक रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी दी होती तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता। तो आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो इन जिसकी वजह जो इन सारे एलिमेंट्स को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर है। ये आपका क्या है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, और ये आपका 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसके लिए आप ये एग्जांपल लिख सकते, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप हर बार x ही लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि y इज सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका
आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो आपने क्या किया, इसको एक प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये जो गिवन था ये आपका रोस्टर फॉर्म गिवन था। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपको 1/2 दिया हुआ है, फिर आपको 2/3 दिया हुआ है, फिर आप अगर आप इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे क्या कर रहे हो, नीचे जो है ऊपर वाले में आपने एक को ऐड करना है, ठीक। इसी तरीके से इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 + 1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 + 1 कर रहे हैं। इस तरीके से आपने ये देख लिया कि हम 6 तक पहुंच गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो इसको हमने कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। सपोज हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। इसको हमने मान लेते हैं x दे दिया, ठीक है। x अगर हमने दे दिया तो नीचे क्या है आपका, नीचे जो है वो है आपका x + 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, x है। इस तरीके से आप ये देखोगे ना कि हर एक एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू को 1 लिखा, x की वैल्यू अगर हमने क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है। तो x की वैल्यू को अगर हम 1 करेंगे तो ये 1/1 + 1, यानी यहाँ पे भी x की वैल्यू फिर 1 ही होगी, ठीक है। तो 1/1 + 1 यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये पहला वाला एलिमेंट हमें मिलेगा। अगर हमने x की वैल्यू को यहाँ पे 1 ना करके 2 कर दिया तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2, यानी हमें क्या मिल गया, हमें ये न्यूमरेटर मिल गया हमारा, ठीक है। फिर हम नीचे क्या कर रहे हैं, 2 + 1 कर रहे हैं 3, तो हमें डिनोमिनेटर मिल गया। इसी तरीके से जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यही चीज हमें प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखनी है, तभी हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमने सेट का नाम जो है ए ही रखा, मैं ए ही रख रहा हूँ सेट का नाम, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वहां पे आपने एलिमेंट लिया सपोज y, तो y इज सच डेट y इज इक्वल टू, अब जो एलिमेंट है वो किस तरीके से आप लिख रहे हो, वो इस तरीके से आप लिख रहे हो, ठीक है। तो उसमें हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x/में x + 1, ठीक है। इसी के आगे आप लिख सकते हो वेयर x की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है और वो क्या है, 6 तक जा रही है, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो जब आपने x की वैल्यू को 1 रखा ना, तो 1/1 + 1 यानी 1/2 आपको ये पहला वाला एलिमेंट मिल जाएगा। और जब आप आखिरी के एलिमेंट को रख रहे हो यानी 6, ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब आप 6 रख रहे हो तो 6/6 + 1 यानी 6/7 ये आपको ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट एलिमेंट को आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 6 तक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ और आई गेस ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इधर हमको इस साइड में हमको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और इस साइड में हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से मैच करती है, कौन सा ऑप्शन किससे मैच करता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करो, उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट में देखो कि वो किस ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। अब अगर हम पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो अगर हमने ए को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ए को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या है, सपोज हमने सेट का नाम फिर से ए ही लिया, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है आप इसको देखते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है।
और वो डिवाइजर है किसका, 18 का, ठीक है। तो अब 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो सबसे पहले आता है 1 18 को डिवाइड कर सकता है, फिर 2 18 को डिवाइड कर सकता है, फिर 3, फिर 6, ठीक है, 4 और 5 नहीं डिवाइड करते हैं, 7 नहीं डिवाइड करेगा, 8 नहीं डिवाइड करेगा, फिर 9 जो है वो 18 को डिवाइड कर सकता है, एंड उसके बाद आपका डायरेक्ट 18 ही है जो 18 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब आप खोज दो कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, तो आपने ये देखा कि ये ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थर्ड होगा, थर्ड वाला जो है आपका वो किससे मैच कर रहा है, थर्ड वाला जो है वो आपका ए से मैच कर रहा है, ठीक। ये हो गया आपका पहला, ये ए आपने सॉल्व कर दिया। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इज 9 कर लो, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x की वैल्यू 2 है, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी। ये आपको, मुझे लगता है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं उसके, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, x की वैल्यू जो है वो एक तो +3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको x की मिलेंगी। अब आप चेक कर लो, तो ये यहाँ पे मिल रहा है 3 और -3, इसका मतलब ये है ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका बी से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आपने ये दोनों कर लिया। अब आप सी की तरफ आते हो, ठीक है। सी की तरफ आते हो जब, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x + 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे x को सॉल्व कर लो, जब 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रहा है। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 + 1 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। इसका मतलब x की ये वैल्यू जो है x = 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप देख लो तो x = 0 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाला है ये आपका सी से मैच कर जाएगा। अब आपके पास बचा है फर्स्ट, वो ऑब्वियस सी बात है इसी से मैच कर जाएगा, और आप देख भी सकते हो, ठीक है। सॉल्व ही हो जाता है ये, ठीक है। अब इसमें देखो दिया हुआ है क्या, x इज सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको, इसमें भी थोड़ा अच्छा है ये, आप अगर प्रिंसिपल लिखते हो तो PRINCIPA एंड देन L, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे I 2 बार है, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिल रहा है कि P भी आपका 2 बार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सेट बना रहे हो ना, जो रोस्टर फॉर्म बना रहे हो, उसमें भी ये 2 बार होने चाहिए, हो सकता था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है x लेटर ही है। तो अगर आप p को एक बार लिख दे रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो p है, ये लेटर जो है वो इस आपके गिवन वर्ड प्रिंसिपल में आ रहा है। तो आपको p को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो आप में जो लेटर्स दिए हुए हैं वो p दिया हुआ है, r दिया हुआ है, i दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको n दिया हुआ है, फिर आपको c दिया हुआ है। अब चूंकि आप i एक बार लिख चुके हो तो आपको i दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, p भी आप एक बार लिख चुके हो तो आपको p को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपने a लिख दिया और फिर आपने l लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे लेटर्स जो हैं ये प्रिंसिपल में बिलोंग कर रहे हैं। हालांकि p 2 बार है, i 2 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ही लेटर्स हैं जो इसमें हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप ये देख लो, ये यहाँ पे बिलोंग, ये पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आपका जो इसमें पहला हो जाएगा वो आपका डी से मैच कर जाएगा, ठीक है। पहला जो है वो डी से मैच कर जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सारे के सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद आप एक बार कोशिश करना कि एक्सरसाइज जो है, आप वीडियो को पॉज करना और एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं होता है
तो फिर तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इन सारे एग्जाम्पल्स को समझने के बाद, सारे थ्योरी को समझने के बाद एक्सरसाइज आपसे बन जानी चाहिए।